Hello friends, this is Gagan Nagpal from Shri Balaji Action Medical Institute. Today again I am present for you for discussing on some other disease with the very eminent doctor, Dr. Sudesh Sehra. He doesn't require any introduction. He is one of the most renowned and leading medical practitioners in our vicinity. Dr. Sehra is having around four decades of experience and he is presently heading the Department of Medicine with Shri Balaji Action Medical Institute. He earns MD in Medicine, FRCP and FICP. He is known for dealing with complex medical cases and he has a special interest in diabetes and metabolic disorders. Today, I welcome Dr. Sudesh Sehra in our show. Sir, you are very welcome in our this show, and today we will learn many things on metabolic disorders and how to take care of ourselves during lockdown. Thank you, Gagan, for that kind introduction. Well, friends, we are under lockdown. ये कोविड-19 ने हमारा एक नज़रिया लाइफ की तरफ चेंज कर दिया है। हम पिछले 1.5 महीने से अपने घरों के अंदर सीमित हैं। ये जो आप मेरी कैप और एक मास्क देख रहे हैं, ये आज का एक पहनावा हो गया है। सभी लोग पहन के घूम रहे हैं। कैप अगर नहीं भी पहन रहे तो मास्क, जैसे गगन जी ने भी लगाई हुई है, मैंने भी लगाई है, मैंने N95 लगाई है, मगर लोग डिफरेंट या 3 प्लाई मास्क या कपड़े की मास्क पहन रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे गगन जी ने भी इसको नीचे कर दिया, ये Yes. एक गलत तरीका है, क्योंकि Oh, sir. जितने Really? ये ये जो आपने मास्क पहना था, इसका Uh, बेसिक पर्पस था ताकि इन्फेक्शन जो है, ना आपका इन्फेक्शन बाहर जा पाए, ना आप हवा का इन्फेक्शन जो दूसरे पर्सन ने छोड़ा है वो अंदर ले पाए। मगर हो सकता है कि वायरस आपका यहाँ पे अटका हुआ हो। अगर आपने इसको नीचे कर लिया और अपने हाथ खराब कर लिए, क्योंकि हम जानते हैं ये कोविड-19 कोरोना वायरस एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, जो फोमाइट्स पे भी जाके, जैसे किसी भी सरफेस पे जाके चिपक सकता है और ये कई दिन तक रह सकता है वहां पे। आपने हाथ यहाँ पे लगाया, अगर आपके हाथ पे वायरस आ गया, अपने मुंह पे लगाया, नाक पे लगाया, आंख पे लगाया, तो आपको वायरस आ सकता है। सो द बेस्ट थिंग इज to use mask, and when you are not using the mask, you take it out। 1 मिनट मैं लूंगा इसको निकालने के लिए। और इसको आप जब मास्क और कैप निकाल लें तो आप इसको एक प्रॉपरली डिस्पोजल करना है। इसको ये नहीं है कि आप इसको यहाँ पे रख दीजिए और कोई दूसरा उसको पहन ले। और आप इसको अच्छी तरह एक कागज में रख के, एक कागज के लिफाफे में रख के एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ करिए। नहीं तो इसका द बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग मास्क इज लॉस्ट। अब मैंने हाथ पे लगा लिया इसको, अगर मैं मेरे इस पे वायरस लगा हुआ है और मैं घर पे किसी भी सरफेस पे रखता हूँ और दूसरे पर्सन ने इसको हाथ लगाया तो उसको हाथों पे वायरस आ गया और ये स्प्रेड हो सकता है। तो मेन कोरोना वायरस के स्प्रेड होने के 2 ही तरीके अभी तक बताए जा रहे हैं। एक, जो आप खांसते हैं, सांस लेते हैं, उससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है जो 1 मीटर तक जा सकता है। मगर जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं, जैसे हम लोग, अगर कोई हम प्रोसीजर करते हैं पेशेंट को, इंट्यूबेशन, नेबुलाइजर, तो ये कम से कम 3 या 4 मीटर तक जा सकता है। और छोटे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है हवा के अंदर काफ़ी देर तक रह सकते हैं, और वो अगर कोई दूसरा इंसान बिना मास्क के जाए तो वो कैच कर सकता है। तो ये तो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहता था रिगार्डिंग यूज ऑफ मास्क। sir, मास्क पहनना ज़रूरी है। आप बाहर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप अगर आजकल एसिम्टोमेटिक कोरोना के पेशेंट्स हैं जो सांस के थ्रू वायरस अपना छोड़ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स जो नहीं छोड़ पाएंगे और उनका वायरस जो है मास्क तक ही अटक जाएगा, तो दूसरा पर्सन जो आपके 1 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है उसको वायरस होने के चांसेस <5% हो जाते हैं। तो ये एडवांटेज आपका मास्क और पहनने का और दूसरे पर्सन का मास्क पहनने का है। हाँ जी सर गगन जी, जब आप। आपने ये चीज शुरू की है तो सर इसमें मैं ये भी जानना चाहूंगा, जब हमने प्रोग्राम प्लान किया था तो तब लॉकडाउन चल रहा था,
और अब लॉकडाउन जो है एक थर्ड फेज में आ गया, जिसमें कई जगहों पर जाने की छूट भी मिल गया, कई ऑफिस भी खुल गए हैं। तो आई थिंक ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, ये उन लोगों के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई जिन्होंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। तो वहां पर उन्होंने मास्क को कैसे से उसको पहनना है और कैसे उसको डिस्पोज करना है, वो आपने बहुत अच्छे से बताया सर। लेकिन हम लोग, जैसा मैंने कपड़े का मास्क पहना हुआ है और आपने N95, तो क्या हम जो कि अभी डायरेक्ट हेल्थ केयर, डायरेक्ट हम पेशेंट के टच में नहीं होते, तो हमारा ये मास्क क्या हम रीयूज कर सकते हैं और ये क्या सफिशिएंट है? देखिए मैंने आपको बताया, नहीं तो लाइफ बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी अगर आप 3 प्लाई मास्क या N95 मास्क रोज के दिन में 2 या 3 बदलते जाएं, क्योंकि N95 की कॉस्ट भी अराउंड 100 रुपीज के करीब है। 50 रुपए से लेके 100 रुपए तक कहीं भी N95 मास्क मिलता है। इसके रीयूज करने के तरीके अलग से हैं। इसको हॉट एयर ओवन में अराउंड, क्योंकि वायरस जो है अराउंड 50 डिग्रीज, 50-60 डिग्रीज पे, 56 डिग्रीज एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स में डिस्ट्रॉय होता है। तो इसको आप डायरेक्ट हीट में नहीं रख सकते, ओवन से डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। जहां तक कपड़े की मास्क का संबंध है, ये रीयूजेबल है। इससे उतनी प्रोटेक्शन नहीं मिलती जो लगा के रखता है मास्क को। बट ये है कि अगर मैंने भी मास्क लगाया, आपने भी मास्क लगाया है, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं लेने के, वायरस ट्रांसमिट होने के। जो आपने मास्क लगाया कपड़े का, अगर इसको आप प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करते हैं और डिटर्जेंट में यूज करते हैं, तो ये रीयूज किया जा सकता है। और एक बहुत अच्छी ये सुविधा है रीयूज करने की, अगर आप इसको साबुन और डिटर्जेंट में अच्छी तरह धो के सुखा के यूज कर सकते हैं। सर एक और चीज और के जिस बताऊंगा, हमारे को लॉकडाउन की छूट मिली है। आजकल व्हाट्सएप पे ये बहुत घूम रहा है कि व्हाट्सएप की छूट, जो लॉकडाउन की छूट मिली है, कोरोना ने छूट नहीं दी, ये सरकार ने छूट दी है आपको। तो ये नहीं सोचिए कि लॉकडाउन हट गया और आपको कोरोना से छूट मिल गई, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली में भी अब 5,000 से ऊपर केसेस हो गए, और हम कोरोना का डबलिंग टाइम देखते हैं। एनीथिंग लेस देन 7 डेज इज वेरी बैड। बट आजकल हम देख रहे हैं कि आज 11 दिन था पेपर्स में, 11 या 12 दिन। बट 2-3 दिन पहले ये 15 दिन था। तो हमारा डबलिंग टाइम कोरोना का कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब है केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, या हम टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, या वो केस बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे केस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही और प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी हेल्थ केयर के लिए, क्योंकि हेल्थ केयर में एक लिमिट है। एक लिमिट से ऊपर पेशेंट आ जाएंगे तो हमारे पास सुविधाएं नहीं होंगी उस चीज को देने के लिए, हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए। सब अगर सब एक साथ बीमार हो गए तो। बिल्कुल ठीक कहा सर। इसीलिए सर आज का जो हमने अपना टॉपिक रखा था, हाउ टू कीप अवे लाइफस्टाइल डिजीज ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, तो उसी पे सर मैं आपसे सर पूछना चाहूंगा कि सर ये जो लाइफस्टाइल डिजीज जिसके बारे में इतना बताया है और हर कोई पूछ रहा है, हर कोई बहुत ज्यादा उत्सुक है जानने के लिए, ये सर लाइफस्टाइल डिजीज हैं क्या सर? गगन जी, जैसे आपने बताया, लाइफस्टाइल डिजीजेज वो हैं जो लाइफस्टाइल से ताल्लुक रखती हैं। जो डब्ल्यूएचओ की साइट्स हैं वो कहती हैं, जो हार्ट डिजीज है, एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जो डायबिटीज है, जो ओबेसिटी है, वेट गेन है, यहाँ तक कि सांस की तकलीफ, एस्थमा, गैस्ट्रिक, पेप्टिक अल्सर्स, और एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, और क्रॉनिक किडनी डिजीज, नेफ्राइटिस, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस में ही गिनी गई हैं। बट जो 3 या 4 मेन डिजीजेस है, वो डायबिटीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीज, और सांस की तकलीफ, और ओबेसिटी कहलाती हैं। तो ये डिजीजेस जो लाइफस्टाइल से ताल्लुक रखती हैं, इसको हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। इसमें आप मेनली समझ सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज आ जाती है, ओबेसिटी आ जाती है, हार्ट डिजीज आ जाती है। मेन चीजें यही चीजें हैं। और तो सर इसका मतलब कि सर आजकल की लाइफस्टाइल तो सर बिल्कुल ही स्लो डाउन हो गई है, लेथार्जिक हो गई है। तो इन डिजीज को भी सर मुझे लगता है कोरोना के साथ साथ इनको भी बैकडोर से एंट्री का मौका मिल रहा है सर। अब गगन जी, ये देखिए इंसान की लाइफ साइकिल देखिए। पहले आज से 25-30 50 साल पहले हम अपने पेरेंट्स को देखते थे, वो साइकिल पे जाते थे, पैदल जाते थे, बस पे जाते थे, और एक 15-20 मिनट का रास्ता ट्रेवल करते थे। किसी के पास स्कूटर नहीं होता था। साइकिल होना आज की शेवरले की गाड़ी या एक मर्सिडीज से ऊपर माना जाता था। बट जैसे जैसे एफ्लुएंस आती गई है, हमारे पास साधन बढ़ते गए हैं, और हम इंसान जो शारीरिक काम है वो कम से कम करता गया है।
है। और ये शारीरिक काम कम करने से हमारे को, और खाना पीना बेहतर होने से या खराब होने से, मैं कहूँगा जो हम फास्ट फूड कल्चर में आ गए, कोका कोलानाइजेशन पे आ गए, पिज्ज़ा बर्गर की डाइट पे आ गए, इससे हमारी लाइफस्टाइल और ख़राब हो गया। और लॉकडाउन के पीरियड के दौरान में हमारी जो एक्टिविटी, जो हम देर, अगर कोई इंसान काम पे 8 घंटे जाता था, कम से कम 30-40 मिनट पैदल चल लेता था, या सीढ़ियाँ चढ़ लेता था, घर के अंदर चल लेता था या बाहर। अब वो सब लॉकडाउन पीरियड में सभी अपने घर के अंदर चार दीवारी में कन्फाइंड है। तो इस लॉकडाउन के दौरान जो लाइफस्टाइल डिजीजेज है बहुत बढ़ रही हैं। अब हस्बैंड वाइफ और बच्चे घर पे हैं, अगर पेरेंट्स हैं तो ठीक है, मगर इंसान खाली बैठ के क्या करता है, अपनी वाइफ को या अपनी स्पाउस को ऑर्डर देता है, भी तू चाय ले आ, हर 2 मिनट बाद पकोड़े बना ले, कुछ और खाने को ले, क्योंकि ईटिंग इज द फेवरेट पास टाइम। तो कोई एक्सरसाइज करता नहीं, डिफरेंट किस्म के व्यंजन बनाते जाते हैं। यूट्यूब ने हमारी कल्चर और खराब कर दी, जो हमारे को खाना नहीं भी बनाना आता फास्ट ट्यूब, वो यूट्यूब से देख देख के तरह तरह के डिशेस बना के हर 2-3 घंटे बाद परेशान है। हमारा जो नर्सेज और स्टाफ आते हैं, जो आते हैं, जिनसे भी बात होती है, वो कहते हैं जी हमारी तो लाइफ खराब हो गई, घर घर का झाड़ू पोछा भी करो और साथ में खाना भी हर 2 घंटे बाद बढ़ाओ, बैठे बैठे भूख भी लगती जाती है। तो इस चीज को हमारे को सबको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारा लॉकडाउन के बाद 5 या 10 किलो तक वेट बढ़ जाएगा, और फिर हमारी और हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी और एक डायबिटीज बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल सर, अभी अभी हमसे एक यही क्वेश्चन एक व्यूअर पूछ रहे हैं कि सर आज की डेट में आप जैसा बता रहे हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो लेकिन सर वो पूछ रहे हैं कि डायबिटीज के लिए हम क्या करें, जब हम अब इस दौरान कुछ एक्सरसाइज या कुछ और काम हम कर नहीं पा रहे हैं, तो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए क्या करें सर, वो पूछ रहे हैं हमसे। डायबिटीज जो है उसको कंट्रोल करने के लिए वही प्रिंसिपल्स हैं, जैसे मैं बताता हूँ 5 उंगलियां हैं। पहले तो है एजुकेशन, लाइफस्टाइल, खाना पीना, वॉकिंग, रेगुलर इन अपनी मेडिकेशन, और थंब दैट इज इंसुलिन। सो 5 प्रिंसिपल्स। बिना आपके एजुकेशन के आप कभी अपनी डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नो अबाउट योर डायबिटीज, आपको मालूम करना है डायबिटीज क्या है और कैसे होती है, उसको क्या कंट्रोल करना है। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अपने डॉक्टर के पास जाइए और डायबिटीज के विषय में पूरी बात करिए। हाँ, आप अगर खाना पीना, जो थर्ड प्रिंसिपल है हमारा, अगर आप खाना पीना रेगुलरली नहीं ले रहे तो आपकी इंसुलिन बॉडी में जो कम बन रही है, और जो इंसुलिन प्रतिरोध है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो बढ़ता जाएगा वेट गेन से। और आपकी जो कन्वेंशनल मेडिसिन जो घर पे आप ले रहे हैं वो भी कम हो जाएंगी, क्योंकि वो कम पड़ेंगी, क्योंकि आप इरेगुलर डाइट पैटर्न पे रहेंगे। तो ये सारी चीज कॉम्बिनेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये खाना पीना ठीक रखते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और अपना मेडिकेशन टाइम पे लेते हैं, तो डायबिटीज आपकी कंट्रोल रहेगी। रिमेंबर, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वो, उनकी इम्यूनिटी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की कम रहती है, और ऐसे पेशेंट्स को कोरोना वगैरह इन्फेक्शन और एनी वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जितने भी एल्डरली हैं और कोमॉर्बिड कंडीशंस, पर्टिकुलरली डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, इनका डेथ रेट, अगर उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, कोविड-19 डिजीज होती है, तो इनका डेथ रेट अराउंड 60 to 80% रहता है, डिपेंडिंग ऑन योर एज। सो कंट्रोल योर डायबिटीज, डू रेगुलर एक्सरसाइज, डोंट मिस योर मेडिकेशन। अगर आप इंसुलिन पे हैं तो रेगुलरली इंसुलिन लेते रहें, और एक रेगुलर अपना शुगर चेक करते रहें इस दौरान पे। सर अभी इसी से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है सर, वो हमारे सर सब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक डिजीज पे आ रहे हैं कि सर वो पूछ रहे हैं कि अगर हमें इंसुलिन स्टार्ट हो जाती है तो क्या वो हम कभी रुक भी सकती है, या वो हमेशा लाइफ लॉन्ग रहती है। देखो ये एक बहुत ब्रॉड है, एक स्पेशल सब्जेक्ट है, मिथ एसोसिएटेड विद इंसुलिन। मिथ्या क्या है इंसुलिन के साथ? ये सबसे बड़ी मिथ्या है कि वंस ऑन इंसुलिन ऑलवेज ऑन इंसुलिन। यस पहले सर वही। सब की जरूरत है कि इंसुलिन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपकी जो टाइप 2 डायबिटीज है, इसमें दो मेन चीज होती हैं। एक तो इंसुलिन प्रतिरोध, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, जहाँ पे हमारी इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री जो बीटा सेल्स है, जब डायबिटीज डिटेक्ट होती है अराउंड 50% डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है।
ये प्रोसेस जब आपको डिटेक्ट होती है डायबिटीज, इससे 8-10 साल पहले से शुरू हो चुका होता है। जब डायबिटीज, जब कहते हैं हमारे को अर्ली डायबिटीज, एक्चुअली इट इज नॉट अर्ली, यू आर ऑलरेडी लेट बाय 8 और 10 ईयर्स। और इंसुलिन क्यों शुरू की गई इस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन बनाने की क्षमता नहीं है तो आपको बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा। इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, और उसका लाइफ के लिए असेंशियल है। अब मैं अक्सर एग्जांपल ये देता हूँ कि पेशेंट जो एक सर्जरी के लिए एडमिट होता है, मेजर सर्जरी के लिए, डायबिटिक पेशेंट, हम उसको सर्जरी से पहले इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन देते हैं, और जब वो ऑपरेशन हो जाता है वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में अपना इंसुलिन बन रहा है, तो हम इंसुलिन हटा देते हैं, तो गोलियां और जो उसकी रेगुलर मेडिकेशन है उसी पे आ जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी मिथ्या है कि वंस ऑन इंसुलिन ऑलवेज ऑन इंसुलिन। बट अगर आप अगर शुगर अपना कंट्रोल नहीं रखते और 300-400 रहता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है आपकी बॉडी के इंसुलिन बनाने की क्षमता कम होती जाए और आप इंसुलिन पे आ जाए। थैंक यू सर, आपने इतने बड़े सब्जेक्ट को एक अपने छोटे से आंसर में बड़े अच्छे से समझाया। तो इसी के साथ ही सर हमें लोग तुमसे पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन में डाइट क्या रखनी चाहिए। मैं चाहता हूँ सर डाइट को सर एक डायबिटीज, एक डायबिटिक के लिए, एक हाइपरटेंसिव के लिए और एक नॉर्मल आदमी के लिए भी, क्योंकि सर लॉकडाउन में तो हर कोई है। हम इन तीनों के लिए लॉक की डाइट क्या रखनी चाहिए, कुछ इस पे भी हमें बताएं सर। मैं एक अक्सर अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, ईट हेल्दी एंड इंटेलिजेंटली। जब भी आप अपना कोई खाना शुरू करते हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि आप ये खाना क्यों खा रहे हैं। क्या आपको भूख लगी है, क्या आप लालच के लिए खा रहे हैं, या आप टेस्ट के लिए खा रहे हैं, या एक जबरदस्ती कोई आपको खिला रहा है। आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा कि अगर आप लालच के लिए खा रहे हैं तो 1 चम्मच लेके छोड़ दीजिए, अगर आप भूख के लिए खा रहे हैं तो आप एक हेल्दी डाइट लीजिए। आपने एक बहुत बढ़िया विषय समझाया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हेल्थ और ये डाइट का। और हमारी लेटेस्ट स्टडीज हुई हैं जो उसने दिखाया है कि डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड बाय जस्ट डाइटरी कंट्रोल आल्सो। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए सबसे पहले नमक बिल्कुल हल्के से हल्का लेना चाहिए, इतना हल्का कि वो आपका कोई खाना और कहे खाए तो कोई इसके इसमें नमक कम है, ये भी नहीं कि बिल्कुल ना हो। तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। दूसरा, जो ये हमारे फास्ट फूड होते हैं, पिज्ज़ाज, बर्गर्स, दाल मोठ, भुजिया, चिप्स, ये एक बड़े, और प्रोसेस्ड फूड, केचप्स, ये एक बड़े रिच सोर्स ऑफ सॉल्ट है, सोडियम है, इनको कम करना चाहिए। एज फार एज डायबिटीज इज कंसर्न, डायबिटीज के लिए हेल्दी डाइट चाहिए। मीठा, जूसेस, सोडाज, कोलाज ये नहीं लेने हैं। जहाँ तक हो सके होल फ्रूट रखें, शुगर नियमित रूप से चेक चेक करते रहे। और एक और चीज है, जो एक कच्चा फूड है और एक पका हुआ फूड है। कच्चा फूड जैसे सलाद, वेजिटेबल जो आप कच्चा खाते हैं, जितना ये अंकुरित दाल, ये जितना ज्यादा से ज्यादा खाएंगे उतना आपको फायदा रहेगा। बिकॉज हमारी डाइट में, डायबिटीज में, अराउंड 60%, 50 to 60% शुड बी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक राइस, मैदे वाली चीजें, शुगर्स, सिरप्स, ये सब चीजें नहीं है। वेजिटेबल्स और चोकर और रागी और चने वाले आटा, ये सब चीजें बेहतर रहेंगे उन पेशेंट्स के लिए जिनको डायबिटीज है। और 20 से 30% प्रोटीन्स होना चाहिए। जस्ट 5 to 7 to 10% फैट्स होना चाहिए। आप फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं अगर वो एक पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो। नट्स अराउंड 5 to 7% डाइट का, अगर कोलेस्ट्रॉल, ये नट्स आप लेते हैं किसी भी किस्म के, तो ये बेनिफिशियल रहते हैं। तो ये अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखें, अगर आप पका हुआ खाना कम से कम खाएं और कच्चा खाना जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं ये रखें, अंकुरित दाल वगैरह, तो डायबिटीज कई तरीके, और प्रोटीन्स अपना इंटेक बढ़ा दें। 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन्स एडवोकेटेड है। तो हम इंडियंस मोस्टली वेजिटेरियन है, तो हमारे प्रोटीन कम जाता है, हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। तो ये अंकुरित दालें, प्रोटीन्स, इन इन चीज़ों से, पनीर और इन चीज़ों से हम प्रोटीन का सोर्स बढ़ा सकते हैं। तो एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, ये नहीं कि आप सिंपल ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स।
तो एक बैलेंस डाइट लेंगे तो बेटर रहेगा। आई थिंक सर कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं, डाइट हम इसलिए लेते हैं कि ये स्ट्रेस रिलीज कर, स्ट्रेस को कम करती हैं ये सब चीजें। तो इसमें जब आप क्या कहना चाहेंगे कि इज इट ट्रू? जब और जब एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो आपके जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा निकलते हैं और एक भूख की सेंसेशन देते हैं। और मीठा एक सेटाइटी और एक एक स्ट्रेस बस्टर होता है, इसीलिए लोग आइसक्रीम मीठा खाना पसंद करते हैं। आप एंजाइटी में आपको भूख है कि नहीं, जस्ट एक चीज सामने रेफ्रिजरेटर खोलते हैं और चीज पड़ी है उठा के मुंह में डाल देते हैं, उसका टेस्ट आ रहा है कि नहीं, बट एक मीठा आपको एक फीलिंग गुड देते हैं। जैसे कई लेडीज को स्ट्रेस बस्टर शॉपिंग से होता है, तो लोग जितनी शॉपिंग करते हैं उतना वो डिप्रेशन दिखाता है। तो एक उनको एक रिलीज फिनोमिनन होती है शॉपिंग करके। सिमिलरली खाने से एक फील गुड फैक्टर्स और गुड हॉर्मोन्स निकलते हैं जिससे हमारे को एक फीलिंग ऑफ बेटरमेंट लगती है। बट वो एंजाइटी में जो आप क्या खा रहे हैं वो आपको पता भी नहीं चलता। तो बेटर ये है कि अपने रेगुलर मील्स पैटर्न रखें, टाइमिंग रखें अपनी। मेन एडवाइस मेरी लॉकडाउन पीरियड के टाइम में, हैव अ रूटीन। जब आप सुबह उठते हैं सोचिए, अपनी दिनचर्या बनाइए कि आज मुझे क्या करना है। अपना एक्सरसाइज का टाइम भी फिक्स रखिए। ये नहीं है कि रात को आप 3 बजे रात को नेटफ्लिक्स देख के सो रहे हैं हम्म, और सुबह 10-11 बजे उठ रहे हैं। कोई रूटीन नहीं है। हैव अ रूटीन। रूटीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये नहीं है कि आप 3-4 बजे तक नहाए नहीं है और कुछ नहीं है और लेटे हुए हैं। आपका कोई एजेंडा लाइफ का नहीं है। जैसे ही आप सुबह उठे, आप अपना एक एजेंडा बनाइए दिन में कि आप मुझे क्या करना है। श्योर सर, श्योर सर, ये आपने आज बहुत ही अच्छी एडवाइस दी हमें इस पर। सर आई विश कि सर आप, आपके साथ जब मैं एक डिस्कशन कर रहा था आपने मुझे बताया कि इस लॉकडाउन पीरियड में लोग ना एम्पैथी और कंपैशनेट होना भूल गए हैं। आई विश कि सर लोगों को आप एक मैसेज दें कि कैसे आपको सोसाइटी में बिहेव रखना चाहिए, देखिए, यू बीइंग ए डॉक्टर। एक ये दिस इज अ टाइम ऑफ क्राइसिस, इट्स अ पैंडेमिक। पूरा विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है। हर इंसान की फितरत है, पहले सेल्फ देखता है। अपना सेल्फ देखने के बाद आपको अपने दूसरे जो ह्यूमैनिटी की तरफ एम्पैथी और कंपैशन रखना चाहिए। अब हम सबको मिल के इस बीमारी से लड़ना है। अगर हम अपनी कम्युनिटी में हैं, अगर आप एक मल्टी स्टोरेड में रह रहे हैं जहाँ पे आपने पड़ोसी आपके अगर कोई बुजुर्ग रह रहे हैं, तो हैव अ वॉच कि उनके पास खाने को है, पीने को है कि नहीं, उनकी सेहत कैसी है, उनकी मेडिसिन ले मिल रही हैं कि नहीं। दूसरा, आप देखते हैं कि हमारे डेली वेजेस के वर्कर्स हैं, जो माइग्रेंट लेबर भी चली गई है डेली वेजेस। अब कितने ही रिक्शा पुलर्स हैं जिनको खाने को नहीं मिल रहा, जो आउट ऑफ बिजनेस हैं। आप नीडी का ख्याल रखिए। अगर आप उनको खाना देना चाहते हैं, खाना दीजिए। कुछ मॉनेटरी हेल्प करना चाहते हैं तो मॉनेटरी हेल्प करिए, या किसी भी तरीके से जिस तरीके का आपका समर्थ है उस तरीके से हेल्प करिए। आप देखिए कि कितने हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे कैटल है जो सड़क पे खड़ी है, उनको खाने को नहीं है। क्योंकि पहले तो लॉकडाउन के पहले तो सब कुछ मिलता था। ट्राई कीप अ वॉच ओवर देम ऑल्सो। आपके पास वक्त होता है, अपने फ्रेंड से बात करिए, अपने डिस्टेंट रिलेटिव से जिनसे आपने सालों से बात नहीं की, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उनसे बात करिए, अपने नेबर से बात करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूरे दिन भर में अपना एक वक्त, चाहे 10 मिनट हो चाहे 15 मिनट हो, अपने लिए रखिए, जहां आप अपने आप से मेडिटेट कर पाए कि आपने लाइफ में क्या किया है अभी तक, आप क्या आगे करना चाहते हैं, और इस कोरोना कोविड-19 पीरियड से आपको क्या सीख मिली। क्या पैसा ही आपके लिए सब कुछ है? सेहत जरूरी नहीं है। पैसे की क्या आवश्यकता होगी अगर हमारी लाइफ नहीं रहेगी। जैसे हमारे पीएम साहब ने कहा, जान है तो जहान है। फर्स्ट इज लाइफ, health is first, and then all the those are necessary things. जहान is very important, but हमारे को अपना फिजिकल कैपेबिलिटीज बनानी है और फिजिकल के साथ साथ मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखना है। यू हैव टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड का कोई जवाब नहीं है। इफ यू आर पॉजिटिव, यू मेडिटेट ड्यूरिंग दैट टाइम। आई से 3 I's। फर्स्ट इज इंस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप देखिए, एंड देन इम्प्रोवाइज फॉर द फ्यूचर। और अपनी एक कोरोना लॉकडाउन टाइम में अपना एक स्लीप पैट अपना 6 से 8 घंटे
अपनी नींद पूरी करिए। ये नहीं कि आप दिन भर टीवी देखते रहें और सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे देखते रहें कि आज कितने मर गए और कितने जिंदा हैं और कितने वो हो गए। हाँ, अपना ये भी नहीं है कि आप पैंडेमिक में आप बिल्कुल इग्नोरेंट रहे। यू गेट योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिलायबल गवर्नमेंट सोर्सेज रादर देन द व्हाट्सएप सोर्सेज कि यू बिकॉज व्हाट्सएप पे बहुत फेक न्यूज भी है। सो बी पॉजिटिव, बी इंफॉर्मेटिव फ्रॉम द रिलायबल वेबसाइट्स। करेक्ट सर। आई थिंक सर इससे सर इतने सारे मिथ कोविड एपिडेमिक से रिलेटेड आ गए हैं कि भाई ये जो वायरस है गर्मियों में कम हो जाएगा, और ऐसे बहुत सारे मिथ हैं सर जो कि लोगों को नहीं पता, वो इसी सोशल मीडिया पे ही अपने आप को व्हाट्सएप और फेसबुक पे देख रहे हैं। आई विश कि सर आप इन पर भी हमें कुछ जानकारी दें, हमारे दर्शकों को, हमारे सुनने वालों को। मैंने बताया कि आजकल फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे बहुत है। आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें वो गवर्नमेंट वेबसाइट से ले, एक दूसरे की हियरसे से नहीं ली कि आज ये हो गया, आज उस बंदे ने एक स्टिग्मा ना एसोसिएट करें इस डिजीज से। अगर आज किसी पर्सन को कोविड-19 हो रहा है तो उसकी गलती नहीं है, ये एक बीमारी है, बीमारी की गलती है, पर्सन की गलती नहीं है। तो आज हम देख रहे हैं कि आप किसी के घर में कोई पोस्टर चिपक जाता है, जैसे मेरे ही घर पे बाहर चल हो गया कि क्वारंटाइन में चले गए पर्सन, तो एक सोसाइटी में एक मैसेज घूम जाता है कि उधर मत जाओ, उधर ये हो रहा है। लोग एक बुरी निगाह से देखते हैं जैसे इस इंसान की गलती थी कोई। एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जो समाज की सेवा कर रहे हैं, उनमें से किसी हॉस्पिटल्स में 50-60 डॉक्टर्स और नर्सेज और पियोन्स सबको कोरोना हो रहा है। तो ये जो बीमारी है एक स्टिग्मा की तरफ ना देखें। मेरा एक पब्लिक से एक ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती ये रहेगी, दीज आर कोरोना वॉरियर्स, रिस्पेक्ट देम। they are helping the humanity, they are helping the mankind by giving their selfless services। पैसे का नहीं इसमें कुछ भी कि आप पैसे मिल रहे हैं तो काम करिए, जैसे आज सोसाइटी का है। आज कोई भी अपनी लाइफ को छोड़ के नहीं करना चाहता। सपोज एक कोरोना वर्कर है, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के जा रहा है, अपने बच्चों को छोड़ के जा रहा है, अपनी वाइफ को छोड़ के जा रहा है, और उसका मालूम नहीं वो कब कोरोना कैच कर जाए, और वो समाज की सेवा करते करते उसको कोरोना डिजीज हो गई। और दूसरा है कि पड़ोसी उससे बात नहीं कर रहे, उसके घर में उसको लड़ाई कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं आप हमारे किराए से छोड़ के जाओ। दिस इज very hurting to the healthcare provider. So my request to everybody who's ever is listening to this program is have some empathy towards, have compassion, have some respect towards those persons who are taking care of the COVID-19 disease and patients. थैंक यू सर, आपने आज बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, ना सिर्फ एक सोसाइटी के लिए लॉकडाउन के पीरियड में क्या उन्हें करना चाहिए किसी डिजीज से बचाव के लिए, बल्कि ये भी बताया कि आपको अपनी भावनात्मक तौर पे कैसे सोसाइटी में बिहेव रखना चाहिए। एक थैंक और चीज मैं या बताना चाहूंगा, ये टाइम है अपनी हॉबीज परस्यू करने का। अगर आपको म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक सुनिए, अगर गाने का शौक है तो गाना करिए, गाना गाइए, और अपने गार्डनिंग का शौक है तो गार्डनिंग करिए। जो भी आपको रीडिंग का शौक है तो पुराने नॉवेल्स निकालिए, नए नॉवेल्स हैं। अगर आपको जो भी आपकी हॉबी है, पेंटिंग का शौक है तो पेंटिंग करिए। दिस टाइम मे बी इज नेवर गोइंग टू कम बैक। टू एंड मंथ्स वी डू जस्ट नॉट वांट टू कम बैक सर। No, I mean this time which you can give to yourself and to your यस family is never going to come back. यस यस So pursue your hobbies. जो जो आप दिन यस में जिंदगी में तमन्नाएं रह गई कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ये टाइम है to have that positive attitude and do whatever you wanted to do in life. तो मैसेज है सर, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लेकिन हम सर आपसे जरूर मिलते रहेंगे, और हम ऐसी ही कुछ और चीजों के बारे में भी अब बात करेंगे, क्योंकि इस समय ने हमें कुछ नई चीजें सिखाई हैं, कुछ नए प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराए हैं। सर हम यही आपसे विश करेंगे कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, हम सब स्वस्थ रहें, और हमारे सुनने वाले और ना सुनने वाले सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और हम आपको ऐसे ही नए इंटरव्यूज हमारे डॉक्टरों के द्वारा से आपको रूबरू कराते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर नमस्कार। वंडरफुल मैसेज। Thank you. Thank नमस्कार you. सर, Thank थैंक you.